Hello everyone. So today we are going to start biology class 12 unit number 10 and the name of the unit is ecology और इस यूनिट से आपके टर्म 2 में चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15 आने वाले हैं। इनसे मतलब क्वेश्चंस आएंगे इस यूनिट में। इन दो चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। पहला चैप्टर नंबर 13 का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और चैप्टर नंबर 15 का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ओके तो भाई ये रामदेव मिश्रा जी, इन्होंने ये फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी इनका, और ये बॉर्न हुए थे 26 अगस्त 1908 and he has done a PhD in ecology 1937 under the Professor W.H. Purcell FRS from Leeds University in UK. He established teaching and research in ecology department of botany of BHU Varanasi. His research laid the foundations of understanding tropical communities and their succession, environmental responses of plants, population productivity, and nutrient cycling in tropical forests. So, Ramdev Mishra has formulated first PG course in ecology in India, and over 50 scholars obtained PhD degree under his supervision and moved to other universities. And this was about Mr. Ramdev Mishra and about his developments and all. So now he was honored with several awards and all with yeah देखो गांधी अवार्ड इन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सब इन अवार्ड्स इनको नवाजा गया. Of the chapter is organism and populations. So in this chapter हम लोग किस बारे में पढ़ेंगे? ऑर्गेनिजम्स के बारे में, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बारे में, हैबिटेट्स क्या क्या हो सकते हैं, निश. और निश जो टॉपिक है वो आपके बायोलॉजी सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिया हुआ है. सो आई डिस्कस इट लेटर. विल स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ. कि आवर लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटिंगली डाइवर्स. हमें पता है कि हमारे जो वर्ल्ड है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है. हर लेवल पे डाइवर्सिटीज़ मिलेंगी आपको. अगर आप लोग सेलुलर लेवल पे आते हैं तो वेरियस लेवल्स फॉर डाइवर्सिटीज़ के अलग अलग लेवल क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं. तो मैक्रोमोलिक्यूल्स, फिर उसके बाद सेल्स, सेल्स मिलके टिश्यूज, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलके इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स मिलके पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटीज, कम्युनिटीज मिलके इकोसिस्टम्स एंड इकोसिस्टम मिलके बायोम्स. तो ये लेवल जो है ना बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, इसको ध्यान रखें और एकदम इसको, ये जो सीक्वेंस है इसको एक बार अच्छे से लर्न कर लें आप लोग. एक दो बार थोड़ा दिमाग में रिमाइंड करते रहे इसको, रेगुलर 2-3 बार कर लेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा. ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल व्हेन वी हियर अ बुलबुल सॉन्ग, तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि किस टाइम हम लोग, हमारे दिमाग में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. कि जैसे बुलबुल कोई सॉन्ग सिंग कर रही है तो वो किस तरीके, क्यों कर रही है, रीजन हम लोग पूछते हैं कि वाई एंड हाउ, कैसे. हाउ का मतलब होता है मैकेनिज्म, उसके पीछे का मैकेनिज्म कि कोई कौन सी प्रोसेस की वजह से उसके जो गले से ऐसा साउंड आ रहा है, बुलबुल जो गाना गा रही है तो सिंगिंग कैसे कर पा रही है. दूसरा वाई में ये आता है कि क्या रीजन क्या हो सकते हैं उसके. हाउ टाइप क्वेश्चन ऑलवेज रिकॉग्नाइज द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस, while the why type question significance of the process. For the first question, the answer might be that in the operation of the voice box and the vibration of the vibration born in bird. तो वाइब्रेटिंग जो बॉर्न है वॉइस बॉक्स में, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस होते होंगे जिस वजह से ऐसी साउंड निकलता है. वेयर इज द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई. सो आंसर में लाए दैट द बर्ड नीड्स टू कम्युनिकेट विद इट्स मेट. हो सकता है अपने मेट से, अपने फ्रेंड से वो कम्युनिकेट करना चाह रही हो ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे. When you observe the nature around you, the scientific frame of your mind certainly come up with many interesting questions of both why the night blooming flowers are generally white. जबकि वो तो रात में होते हैं तो फिर वो ब्लैक होने चाहिए ना, white क्यों होते हैं वो flowers. या फिर which flower has nectar, how does the bee know. bees को कैसे पता चलता है कि इस flower के पास nectar मिलेगा और इसके पास नहीं. why does the cactus have so many thorns, उसके पास इतने सारे कांटे क्यों हैं. how does the chick स्प्यूज रिकॉग्नाइज हर ओन मदर, को कैसे पता चल जाता है कि भाई उसकी मम्मा है. एंड सो ऑन ऐसे क्वेश्चंस चलते ही रहेंगे. ये अमेजिंगली सरप्राइजिंग क्वेश्चंस
You have already learned in previous classes of ecology that is the subject which studies interaction among organisms between the organism and its physical environment. Environment और organism के बीच के कनेक्शन को इंटरेक्शंस को इकोलॉजी इंक्लूड करता है. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है. इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. कौन कौन सी लेवल है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स. तो इस चैप्टर में हम लोग ऑर्गेनिज्मिक लेवल और पॉपुलेशन लेवल को कवर करेंगे. सो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट. तो इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी. It tries to understand how the different organisms are adapted to their environment. Organisms कैसे अपने अपने environment में adaptations मतलब कैसे रह पा रहे हैं, adapt कैसे कर पा रहे हैं environment में, in terms of not only survival but also reproduction. Reproduction भी एक बहुत एक मीजर कह सकते हैं हम लोग. अडेप्टेशन का एक मीजर है रिप्रोडक्शन. सिर्फ सर्वाइवल ही नहीं, रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, वो किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, सिर्फ सर्वाइव कर पा रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो उस एनवायरनमेंट में अडेप्टेड नहीं है. अडेप्टेशन का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ प्रोजेनिस या फिर एक ऑर्गेनिज्म कितना फिट है, उसकी फिटनेस रिप्रोडक्टिव फिटनेस से पता चलती है उस एनवायरनमेंट में वो कितना फिट है. You may have already learnt in classes the rotation of our planet around the sun and the tilt of its axis causes the annual variations. क्यों होते हैं मतलब environment में seasons कैसे change होते हैं? तो tilt की वजह से. सन के चारों तरफ हमारे जो प्लेनेट हैं या फिर वो जो रोटेट करते हैं और फिर उस एक्सिस के टिल्ट की वजह से एनुअल वेरिएशंस आते हैं. द इंटेंसिटी द ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर. जैसे मान लीजिए कि कभी तो इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर की ड्यूरेशन मतलब टेम्परेचर कभी तो इतना हाई होता है, कभी इतना लो हो जाता है, यानी कि गर्मी से सर्दी का सीज़न या फिर ये मानसून का सीज़न. तो ये सीजन्स में वेरिएशंस कैसे आते हैं एनुअली, ये कैसे वेरी करता है हमारा एनवायरनमेंट? इस वजह से करता है क्योंकि सन के चारों तरफ हमारा जो प्लेनेट है वो रोटेट करता है तो धीमे धीमे से रोटेट करता है, तो टिल्ट होता रहता है ना वो एक्सिस की वजह से एनुअल वेरिएशंस आते हैं. तो रिजल्टिंग डिस्टिंक्ट सीजन, अलग अलग सीजन्स बनते हैं इन वेरिएशंस की वजह से. दीज वेरिएशंस टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन. रिमेंबर प्रेसिपिटेशन इंक्लूड बोथ रेन एंड स्नो. यानी कि रेनिंग होना है, फिर स्नोइंग होना है, फिर स्नोफॉल होता है, फिर रेनफॉल होता है. तो उन दोनों को इंक्लूड करता है. प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल या फिर स्नोफॉल, दोनों को इंक्लूड करता है वो. अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम जैसे कि डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा. तो यहाँ पे ये ग्राफ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है. बहुत क्वेश्चंस यहाँ से पिकअप होते हैं आपके क्लास 12 बोर्ड्स एग्जाम्स में भी, इवन नीट में भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये ग्राफ. तो इसको थोड़ा ध्यान रखें. ये देखिए जैसे ये मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है और इस एक्सिस के ऊपर मीन एनुअल टेम्परेचर दिया हुआ है. ठीक है, तो वाई एक्सिस पे टेम्परेचर और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या दिया है प्रेसिपिटेशन, यानी कि कितने सेंटीमीटर तक एनुअली प्रेसिपिटेशन में कह सकते हैं हम लोग की रेनफॉल या फिर स्नोफॉल कितना होता है. तो आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा ये जो रीजन है ये -10 डिग्री यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है. और कहाँ तक ये वेरी कर रहा है -10 टू 0 से थोड़ा ऊपर, 5 से थोड़ा नीचे, यानी कि 2 से 3 डिग्री तक कह सकते हैं हम लोग. 1 डिग्री 2 डिग्री तक कह सकते हैं. इतना तो हो गई, 0 से थोड़ा सा ऊपर है. ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं कि सबसे कम टेम्परेचर आर्कटिक और एल्पाइन का, फिर उसके बाद ये 0 से थोड़ा सा नीचे ये कॉनिफेरस बीच में आ जाता है. कहाँ तक है ये? लगभग 10 से 15 के बीच में. फिर उसके बाद ये 5 से और ये 20 से 25 के बीच में डेजर्टी एरिया. फिर ये ग्रासलैंड एरिया 0 से 25 तक. फिर ये टेम्परेट रीजन वेरी करता है फ्रॉम 10 से थोड़ा सा नीचे मान लीजिए, है ना, 10 से थोड़ा नीचे से लेके 20 तक. और ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया कहाँ से वेरी कर रहा है? 20 से थोड़ा ऊपर 25 तक. तो ये आर्कटिक और अल्पाइन रीजन सबसे अलग है. बाकी ये सारे रीजन एक ही लगभग सेम से टेम्परेचर में आते हैं. तो -10 से 25 तक वेरी करते हैं सारे, सब आ लेते हैं, सारे रीजन्स आ जाते हैं इसमें -10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में. ठीक है, तो ये डेजर्ट एरिया का, ये ग्रासलैंड एरिया, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, कॉनिफेरस और आर्कटिक. इसको एक बार अच्छे से ध्यान रखना. सबसे नीचे आर्कटिक मिलेगा आपको, सबसे ऊपर वाला जो है वो ट्रॉपिकल है. ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा आता है? ग्रासलैंड, फिर डेजर्ट, बीच में टेम्परेट और कॉनिफेरस. इस तरीके से इस ग्राफ को ध्यान रखना. बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द एनुअल
टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन का ही फिगर था। अब हम लोग रीजनल लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। तो हैबिटेट्स कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, तो रीजनल यानी कि उस रीजन में क्या क्या वेरिएशन होते हैं, फिर लोकल वेरिएशंस की वजह से हर एक बायोम लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स बन जाते हैं। मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया आर शोन, हमने देख ही लिया इस फिगर में। On planet Earth, life exists not just as in few favorable habitats. सिर्फ favorable जगहों पे ही life exist नहीं करती, but it also exists in the extremes or the harsh habitats. ठीक है, जैसे कि scorching Rajasthan deserts also have some living organisms that then is rain-soaked Meghalaya forest, deep ocean trenches. Even the organisms are present at torrential streams, permafrost यानी कि snow-laden polar regions में भी होते हैं, पता है polar bear वगैरह। नेक्स्ट इज हायर माउंटेन टॉप से भी कुछ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। थर्मल स्प्रिंग्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है, गर्म पानी की झरने जैसा कह सकते हैं हम लोग, हॉट, बहुत ज़्यादा ही गर्म। एंड द स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स इवन हैव सम ऑर्गेनिजम्स एंड इवन आवर इंटेस्टाइन इज अ यूनिक हैबिटेट टू सम ऑफ द और हंड्रेड्स ऑफ द स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स। तो ये कुछ हैबिटेट्स थे और ये मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया में सबसे पहला जो फिगर है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है। दूसरा वाला है ये डेसिडियस रेन फॉरेस्ट का, डेसिडियस फॉरेस्ट का है। नेक्स्ट इज डेजर्ट का ये, और ये वाला जो पिक्चर है ये है सी कोस्ट का। So what are the key elements that lead to so much variation in physical and chemical conditions of different habitats? इतने ज़्यादा changes क्यों होता है? The most important ones are temperature का changes, water का, light का और soil का। ये चार चीज़ें बहुत ज़्यादा change होती हैं, इस वजह से physically और chemical conditions इतने ज़्यादा अलग अलग होते हैं अलग अलग habitats के। तो key elements ये चार हैं: temperature, water, light and soil. We must remember that physicochemical, a biotic component alone do not characterize the habitat of organism completely. The habitat includes biotic component also, that is pathogens, parasites, predators and competitors of the organism. यानी कि उसको डिजीज कौन कॉज करेगा, पैरासाइट के ऊपर कौन कौन ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करेंगे, रहेंगे, प्रीडेटर उसको कौन शिकार कर सकता है, या फिर कॉम्पिटिटर उसके साथ फाइट कौन करने आएगा ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच दे इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली, जिनके साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। सिर्फ बायोटिक कॉम्पोनेंट्स में तो वाटर, लाइट, सोइल, टेम्परेचर आ गए, और बायोटिक में कौन, पैथोजन, पैरासाइट्स, ये सब। तो इनकी वजह से भी हैबिटेट में चेंजेस होते हैं, अलग अलग हैबिटेट से बने हुए हैं, ठीक है। So we assume that over a period of time the organism had through natural selection evolved adaptations to optimize its survival and reproduction in its habitat. हम लोग assume करते हैं, ऐसा मानते हैं that over a period of time the organism had through natural selection की वजह से evolved adaptation to optimize its survival, अपने survival को और अपने reproduction को उसी habitat में बनाए रखा हुआ है, ऑप्टिमल बना लिया उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को अपने लिए। तो ईच ऑर्गेनिज्म हैज इनवेरिएबली डिफरेंट रेंज ऑफ कंडीशन। सब ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी इनवेरिएबली एक जो वेरिएबल वेरी नहीं करती वो रेंज ऑफ कंडीशन। तो ये सब उसकी वो जो रिसोर्सेज की डाइवर्सिटी और डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम, ये सब उसका निश कंस्टिट्यूट कंप्राइज करता है। निश होता क्या है? निश का मतलब एक ऑर्गेनिज्म, मतलब कॉर्नर, किस जगह वो रहता है, उसका वो रेंज, जिस जगह वो रहता है वो क्या क्या रिसोर्सेज यूज करता है और उसका रोल क्या है इस इकोलॉजी, इस एनवायरनमेंट में, उसको बोलते हैं उसका निश। जैसे कि कोई छिपकली है, लिजर्ड्स है, उनका निश क्या है? घर के जो वॉल्स, ठीक है, यूजुअली, और जहाँ पे मतलब अंधेरा होगा या फिर थोड़े कॉर्नर्स वाली ऐसी जगह, या फिर हम लोग कहें कि जैसे माउस है, माइसेस वगैरह, इनका निश क्या हो सकता है? कोई पुराना कबाड़ खाने जैसा कोई रूम है ना, ठीक है, जहाँ पे कुछ ऐसे ज़्यादा चेंजेस ना होते हो, कार्टून्स, कुछ पुरानी जगह, इस टाइप की चीज़ें माइसेस के लिए निश हो गई, उनका एनवायरनमेंट हो गया, उसका रेंज हो गया वो रीजन, ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अपने निश में कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे को आने नहीं देता। जैसे मान लीजिए हम हमारे घर में रहते तो हम नहीं चाहेंगे कि दूसरी स्पीशीज हमारे आसपास भी रहे, ठीक है। हम लोग हमेशा खुद के जैसे ही ऑर्गेनिजम्स को अपने आसपास चाहेंगे। जैसे कि ह्यूमंस है, वो सोचेंगे, वो थोड़ी चाहेंगे कि माइस हमारे घर में आके आराम से रहे। हम लोग क्या सोचते हैं, जितना जल्दी हो सके सारे माइसेस को भगा दें, या फिर कोई भी और स्पीशीज दिखती है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि जल्दी जल्दी इसको बाहर निकाले। सिमिलरली अदर स्पीशीज भी अपने कंफाइंड रीजन में किसी को नहीं आने देना चाहती, वो उसका खुद का एक पर्सनल एनवायरनमेंट है,
उसमें वो उसी टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, उसको निश बोला जाता है, जिसमें एक ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, जो खुद की इस रेंज को किसी और को पार ना करने दे, छूने ना दे, आने ना दे उसको अंदर, वो उस रेंज में वो खुद ही रहना चाहते हैं। और वो कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करते हैं, उनका रोल क्या है इस एनवायरमेंट में, उसको बोलते हैं निश। ये निश है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन उठता है इस पॉइंट से भी, तो इस वजह से इसको यहाँ पे भी दिया हुआ है, थोड़ा इसके बारे में आपके सप्लीमेंट्री मटेरियल में भी अलग से दिया हुआ है, तो इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो मेजर अबायोटिक फैक्टर्स में इंक्लूड करते हैं टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक मोस्ट रेलेवेंट इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो किस तरीके से वेरी करता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि जैसे टेम्परेचर जो है वो प्लेन से माउंटेन टॉप्स पे और इक्वेटर से पोल्स पे डिक्रीज होते जाता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि रेंजेस फ्रॉम सब जीरो यानी कि माइनस में रहता है कहाँ पे, पोलर रीजन्स पे, हायर एल्टीट्यूड्स पे। और इसके बाद ये डेजर्ट्स में जो है मोर देन 50 डिग्री हो जाता है, ठीक है। देयर आर हाउएवर यूनिक हैबिटेट जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हमें मिल जाते हैं, जैसे कि थर्मल स्प्रिंग्स में, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, वेयर एवरेज टेम्परेचर एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा मिलता है। इट इज जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्रीज डू नॉट और कैन नॉट ग्रो in temperate countries like Canada and Germany. Snow leopards are not found in Kerala forest. Tuna fishes are rarely caught beyond the, ये सब तो समझ आ ही रहा होगा आप लोगों को, ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड्स इन ऑस्ट्रेन। तो वो क्योंकि उनका हैबिटेट ऐसा है, इस वजह से वो वहाँ पे नहीं मिलते, क्योंकि वो डिफरेंट हैबिटेट्स के हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैबिटेट में अडेप्ट करके रखते हैं, ठीक है। यू कैन अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हेन यू रियलाइज दैट इट अफेक्ट्स द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स। हमें पता है कि टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो है ना हमारी रिएक्शंस होती हैं, उनकी रिएक्शन की स्पीड को डिटरमाइन करता है। टेम्परेचर की वजह से कोई भी रिएक्शन की, काइनेटिक रिएक्शन की स्पीड जो है वो उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होती हैं, है ना, तो इस वजह से टेम्परेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ ऑर्गेनिजम्स टॉलरेट एंड थ्राइव इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। जो ऑर्गेनिजम्स वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, रह सकते हैं उस हैबिटेट में, उनको बोलते हैं हम लोग यूरीथर्मल। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। वो सिर्फ उसी टेम्परेचर की रेंज में रह पाते हैं या फिर एग्जिस्ट करते हैं, और रेंजेस ऑफ टेम्परेचर में वो अडेप्ट नहीं हो पाते हैं, अपने आप को नहीं अडेप्ट कर पाते, उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं स्टेनोथर्मल। सो द लेवल्स ऑफ द थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज डिटरमाइन द लार्ज एक्सटेंट देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, की वो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कितने एरिया में उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कहाँ कितने एरिया तक कितने कहाँ कहाँ पे वो ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं, उनके टेम्परेचर, अलग अलग स्पीशीज की टेम्परेचर टॉलरेंस करने की जो पावर है ना, जो लेवल है, वही हमें बताएगा कि वो जोग्राफिकली कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, किन किन एरियाज में मिल सकता है, कहाँ कहाँ नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन ग्रोइंग कंसर्न अबाउट ग्रेजुअल इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। हमें पता है ग्लोबल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो ट्रीज वगैरह उनको कट किया जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, इस वजह से ग्लोबल टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। इस वजह से काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, बहुत सी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स हैं ऑल्दो बेनिफिशियल तो है ही हैं, लेकिन उनका नुकसान भी तो है। तो हार्मफुल पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हर चीज़ के होते हैं, और देखा जा रहा है कि नेगेटिव ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से कहते हैं ना, आपदाएं, इतनी नेचुरल कैलेमिटीज़, इतनी ट्रेजिडीज़ हो रही हैं। द रीज़न इज़ ओनली कि ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है। हमारी जो सॉइल, ट्रीज़ या फिर जो नेचुरल चीज़ें हैं, उनको बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है, इस वजह से ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ आ रही हैं। वाटर इज़ अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमें पता है जीवन ही, जीवन मतलब पानी को ही जीवन बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब कितना इम्पोर्टेंट है पानी का रोल हमारे लाइफ में, हमको सबको पता है। तो इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इज ओरिजिनेटेड इन वाटर। तो सबसे पहले लाइफ जो है वो वाटर में ओरिजिनेट हुई थी, एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। वाटर के बिना तो अनसस्टेनेबल है, क्योंकि बहुत सी एंजाइमेटिक रिएक्शंस वगैरह सब वाटर के बिना होती ही नहीं है। इट्स अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो लिमिटेड इन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में बताया कि पानी बहुत लिमिटेड होता है, दैट ओनली स्पेशल अडेप्टेशन मेक इट पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनिजम्स टू लिव दैट। जैसे कि जो कैमल्स है वो अडेप्ट कर सकते हैं ऐसे टेम्परेचर में, क्योंकि वो बहुत कम पानी में भी रह सकते हैं। कैंगारू, रैट डेजर्ट्स एरियाज में क्यों मिलते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स, और कुछ लिजर्ड्स भी, बिकॉज वो सर्वाइव कर सकते हैं ऐसे एनवायरनमेंट में। तो बहुत ही स्पेशल अडेप्टेशंस हैं
जो अपने आप को वहाँ पे जिंदा रखे हुए हैं। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज ऑल्सो हैविली डिपेंडेंट ऑन वाटर। ओनली कैक्टस ही मिल पाते हैं डेजर्ट्स में, या फिर कुछ और यूफॉर्बिया ऐसे कुछ ट्रीज जो कि कम लेवल ऑफ वाटर पे रह सकते हैं, वरना प्लांट्स को भी बहुत हैवी डिमांड होती है वाटर की और बहुत ज़्यादा पानी पे डिपेंडेंट होते हैं। यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन ओशंस, रिवर्स, दे डू नॉट फील एनी काइंड ऑफ लैक ऑफ वाटर। उनको तो कभी कमी नहीं महसूस होती है। हमें लगता है अरे भाई इनके पास इतना पानी होता है, इनको क्या जरूरत होती है पानी की। नहीं, अब उनके लिए यहाँ पे एक अलग मेजर आ जाता है। वो मेजर क्या होते हैं? मेजर्स डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स होते हैं। अब वो वाटर में है तो उनके लिए क्या मेजर्स है? क्वालिटी वाटर की, वाटर का मतलब pH, राइट। तो for organisms the quality, that is pH of water becomes most important. The salt concentration, salinity, तो जो इनलैंड वाटर्स होते हैं उनकी सैलिनिटी लेस देन 5 होती है। जो सी के जो वाटर होते हैं समुद्र, राइट, 30 to 35 इनकी सैलिनिटी। और हाइपर सेलाइन लगून्स यानी कि जिनमें सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है उनकी मोर देन 100। तो ये किसमें पीपीटी, पार्ट्स पर थाउजेंड में मेजर की गई है, ठीक है। तो 30 to 35 पीपीटी, मोर देन 100 पीपीटी, 5 लेस देन 5 पीपीटी इन इनलैंड वाटर्स, 30 to 35 इन sea water, and more than 100 in hypersaline lagoons. Okay, so some organisms are tolerant to wide range of salinity. They are known as यूरिहालाइन। जो वाइड रेंज में रह सकते हैं उनको यूरिहालाइन। सिमिलरली जैसे वो यूरिथर्मल था, और जो स्मॉल रेंज में यानी कि नैरो रेंज में रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं उनको बोलते हैं स्टेनोहालाइन। सो मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा, मतलब जो सी वाले है वो इसमें फ्रेश में नहीं रह सकते बिकॉज ऑफ सम ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स, क्योंकि इनको ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स रहती हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को जो वाटर में रहते हैं उनको ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। वाटर का पीएच, वाटर की सैलिनिटी, ये सब उनके लिए मेजर्स बन जाते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर नहीं। लाइट, सिंस द प्लांट्स प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो पूरी धरती पे फूड बनाए रखी है। कौन? फोटोसिंथेसिस, एक गॉडली प्रोसेस, ठीक है। अ प्रोसेस विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये होती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर सनलाइट नहीं मिलेगा तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो फिर फूड नहीं होगा, तो फिर हम कैसे होंगे? सो वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ तो आ ही रहा है। पर्टिकुलरली ऑटोट्रॉप्स जो खुद का फूड खुद बनाते हैं, उनकी लाइफ को हम समझ सकते हैं कि बिना सनलाइट के उनका जीवन क्या होगा। सो मैनी स्पीशीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स जैसे कि हर्ब्स, shrubs growing in forest and adapted to photosynthesis optimally under very low light conditions because they are constantly overshadowed by tall plants। हम बताए कि जो फॉरेस्ट होते हैं और उनमें बड़े बड़े ट्रीज होते हैं तो उनके नीचे भी तो कुछ रहता है ना। मतलब जरूर है कि सारे ट्रीज बड़े बड़े होंगे, छोटे छोटे जो ट्रीज होते हैं जो कैनोपिड यानी कि जैसे पूरा कवर कवर में रहते हैं, लगभग सभी ट्रीज ने अपनी अपनी छाया बनाई होती है। तो उनकी छाया में जो रह रहे होते हैं ना उनको बहुत कम लाइट की जरूरत होती है, इसलिए वो ऑप्टिमम लाइट पे भी अपना फूड बना लेते हैं, जी लेते हैं, ठीक है। तो बहुत से प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। तो वो कैनोपी ट्रीज ओवरशेडोड रहते हैं, उनके लिए हमें पता चला कि लो लाइट कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं। और बहुत से प्लांट्स सनलाइट पर इसलिए डिपेंडेंट रहते हैं ताकि वो अपनी फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट, फ्लावरिंग का हमें पता चला था ना चैप्टर नंबर 15, राइट। फोटो पीरियोडिज्म हमने वहाँ पढ़ा था। तो वहाँ पे वो लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, तो वो क्या था? फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट थी प्लांट्स के फ्लावरिंग के लिए। तो कौन से प्लांट को काफ़ी टाइम तक सनलाइट चाहिए होती है, बहुत से प्लांट को थोड़े टाइम के लिए चाहिए होती है, डार्क पीरियड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लाइट पीरियड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सब याद होगा कॉन्सेप्ट, नहीं है तो जाके एक बार देख लो, अदरवाइज मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी तो मैं कवर कर लूँगी, ठीक है। तो फिर बहुत से प्लांट्स जो अपनी सनलाइट पे किसलिए डिपेंडेंट होते हैं ताकि वो अपने फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लें, ठीक है, फ्लावरिंग के लिए। सो फॉर मैनी एनिमल्स टू लाइट इज इंपॉर्टेंट, बहुत से एनिमल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है लाइट, इन दैट दे यूज डायर्नल एंड सीजनल वेरिएशंस इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। तो फोटो पीरियड एज क्यूज फॉर टाइमिंग्स फॉर देयर फॉरेजिंग, मतलब किस टाइम उनको अंडरग्राउंड जाना है, किस टाइम बाहर आना है, फॉरेजिंग मतलब उनके लिए, ठीक है। ये एनिमल्स के लिए भी फोटो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर, सिंस द सन इज द सोर्स फॉर बोथ। लाइट के लिए भी सन ही रिस्पॉन्सिबल है, एक सोर्स है, और टेम्परेचर के लिए भी, ठीक है।
बट डीप इन ओशियन, यानी कि 500 मीटर से ज़्यादा डीप ओशियंस में, मतलब उससे ज़्यादा नीचे की तरफ जब हम जाते हैं, द एनवायरमेंट इज डार्क, पूरी तरह डार्क रहता है, एंड इट्स इनहेबिटेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सेलेस्टियल, उनको तो पता ही नहीं होता कुछ ऐसा सोर्स भी एग्जिस्ट करता है एनर्जी, जिसका नाम कैसा है, ठीक है। So the spectral quality of solar radiation is also important for life. The UV component of spectrum is harmful to many organisms, while not all colors of color components of visible spectrum are available for marine plants living at different depths of ocean. So इसमें क्या कहना चाहता है ये कि यूवी कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मैनी ऑर्गेनिज्म, बहुत से ऑर्गेनिजम्स के लिए ये जो यूवी स्पेक्ट्रम है, यूवी कंपोनेंट है ना स्पेक्ट्रम का, ये हार्मफुल होता है। नॉट ऑल कलर्स कंपोनेंट्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर मैरीन, तो सभी के लिए तो अवेलेबल होते नहीं है सारे कलर्स स्पेक्ट्रम के, है ना। मैरीन प्लांट्स जो रह रहे हैं अलग अलग डेप्थ पे, हमें क्या पता ओशन में कौन सा प्लांट कौन सी जगह पे कौन सा, तो डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ है सब प्लांट्स की। The among red, green, brown algae that inhabit the sea, which is likely to be the found at the deepest water. Why? तो पता है क्या होता है, लाइट जो है ना, अब जो ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं लैंड पे, है ना, वो तो आराम से अपना टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म सब तो सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सनलाइट आराम से उनको इजीली अवेलेबल हो रही है। जो डीप में जो है ना, उनके लिए क्या होता है कि जो लाइट जो है उसके स्पेक्ट्रम होता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डिवाइडेड होती है, जैसे कि रेड कलर का जो वेवलेंथ सबसे लंबा है तो सबसे नीचे जाते ट्रैवल कर सकता है वो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइट की विजिबिलिटी पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है, मतलब अब वो किस पे डिपेंड करेंगे कि उनकी वेवलेंथ वहां तक पहुंच पा रही है नहीं, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स उसी पे डिपेंडेंट होते हैं। हमें पता है कि रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी, तो ये कहाँ कहाँ मिलती है ओशंस में, जैसे कि बीच में जो है वो ब्राउन, नीचे नीचे रेड एल्गी ऊपर की तरफ, तो ये मतलब एग्जिस्ट कैसे कर पा रही है, इनको भी तो सनलाइट की जरूरत पड़ती होगी, तो इनको क्या है ये सनलाइट की जो वेवलेंथ है ना उस पर डिपेंड करते हैं, उस वो डिवाइड, मतलब जैसे सनलाइट जैसे वाटर पर डलती है तो फिर वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में डिवाइड होके और अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिजम्स, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पहुंच पहुंच के उन ऑर्गेनिजम्स की हेल्प कर रही होती है इस तरीके से, और बाकी सबको अवेलेबल भी नहीं हो पाती है। तो बहुत से प्लांट तो वैसे ही एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना सीख जाती है, क्योंकि वो ओशन के प्लांट्स है तो उनको तो पता ही है कि हमारे तक नहीं पहुंचेगा वो, अगर वो कोई देर से एग्जिस्ट कर पा रहा है उसे, तो फिर वो कर लेते हैं। नेक्स्ट इज सॉइल। द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज इम्पोर्टेंट। हम लोगों को अभी तक क्या समझ आया कि टेम्परेचर, वाटर और लाइट, तीनों टेम्परेचर का अपना एक अलग रोल है, वो स्टेनोथर्मल और यूरीथर्मल हो सकता है। सिमिलरली सैलिनिटी यानी कि सॉरी वाटर जो है उसकी सैलिनिटी में यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा, लाइट, लाइट फॉरेजिंग के लिए, फोटो पीरियोडिक, इन सब के लिए ज़रूरत होती है, एनिमल्स को और प्लांट्स को दोनों को ज़रूरत पड़ती है लाइट की, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, सॉइल के बारे में। तो सॉइल में क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, तो नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट। अब सॉइल किस किस के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, इसकी नेचर या इसकी प्रॉपर्टीज, क्लाइमेट पे, वेदरिंग प्रोसेस पे, यानी कि सॉइल जब बनती है ना, एक पत्थर जैसे घिसता है फिर वो ऐसे तो काफी टाइम तक, काफी सालों तक ऐसे घूमते 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 थोड़ा थोड़ा घिस के फिर उसकी सॉइल बनती है, छोटे छोटे कंकर में, कणों में बदलता है, फिर जाके वो मिट्टी बनता है। तो वेदरिंग प्रोसेस पे सॉइल की प्रॉपर्टी और नेचर किस पे डिपेंड करता है, उसके वेदरिंग प्रोसेस, वो कैसे बना सॉइल, राइट। डिपेंडेंट क्लाइमेट कैसा था, वेदर द सोइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री यानी कहीं से लाई गई है ना, या फिर वहीं पे थी, एंड हाउ द सोइल डेवलपमेंट अगर हुई कैसे, सोइल बनी कैसे, इसका डेवलपमेंट कैसे हो, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल जैसे सॉइल की कंपोजिशन, ग्रेन साइज यानी कि उसके दाने का साइज कितना है, मतलब सॉइल में भी तो अलग अलग हम लोग देखेंगे ना वेरिएशंस कैरेक्टरिस्टिक्स उसके, एंड एग्रीगेशन यानी कि वो किस तरीके से इकट्ठा होती है, कोई सॉइल के तो बड़े बड़े लम्प्स बनते हैं, कोई पूरी एक बार में इकट्ठी हो जाती है, कोई भुरभुरी टाइप्स होती है, सैंडी सॉइल है ना, एंड टू एग्रीगेशन डिटरमाइन द, और फिर उसके एग्रीगेशन से हमें क्या पता चलेगा, उसके परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कोई सॉइल कितना ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकती है, ठीक है। एंड these characteristics along with parameters such as pH, मिनरल कंपोजिशन, सॉइल का pH, सॉइल का मिनरल कंपोजिशन, कितना मिनरल है उसमें, टोपोग्राफी, डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन इन एरिया, तो उस एरिया में कैसा वेजिटेशन होगा, उससे सॉइल की क्वालिटी से हमें ये पता चलता है कि उस एरिया में कैसे कैसे वेजिटेशन हो सकता है, यानी कैसे प्लांट्स, कैसी क्रॉप्स, कैसा मतलब पेड़ पौधे कैसे होंगे उस एरिया के,
हमें उसकी सॉइल की कंपोजिशन से पता लग जाएगा, उसके पीएच, उसके मिनरल वगैरह, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इन सब चीज़ों से हम क्या पता लगा लेंगे, उसके सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स से और इन सब से क्या पता लगा लेंगे हम लोग कि उस एरिया में वेजिटेशन कैसा होगा, वनस्पति कैसी होगी, राइट। सो दिस इन टर्न डिक्टेट्स द टाइप ऑफ एनिमल्स दैट कैन बी सपोर्टेड, और इसी से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं वो सॉइल कैसे एनिमल्स को सपोर्ट करती है, मतलब कैसे एनिमल्स वहाँ अडेप्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं, अपना जीवन बिता सकते हैं। सिमिलरली इन एक्वेटिक एनवायरमेंट्स the sediment characteristics often determine type of benthic animals that can thrive there. तो इसी तरीके से एक्वेटिक एनवायरमेंट्स में भी हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे किस तरीके के जीव रह सकते हैं। पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं ना, तो वो कैसे पता चलता है कौन से पानी में या फिर किस एक्वेटिक एनवायरमेंट में किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, किस पे डिपेंड करता है, उस एनवायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। ओके, सो थैंक यू सो मच. If you like the video, please like, share and subscribe the video, and do not forget to hit the subscribe button. और अगर कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, कोई भी क्वेरी है, आई विल बी देयर टू हेल्प यू टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। एंड या नोट्स की जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. थैंक यू.